तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं अब वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो एकेटीयू के पेपर में 100% आते हैं। और आपका अगर कोई कैरी ओवर या बैक पेपर चल रहा है, कभी भी आया हो पिछले सेमेस्टर में या उससे पहले, तो वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा अगर इसको आप पढ़ेंगे। 100% क्लियर हो जाएगा और बल्कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा। और ये इतने ज़्यादा लिमिटेड वे में मैंने रखे हैं इसमें क्वेश्चंस कि इनको प्रिपेयर करते ही आपको करीब-करीब इससे ज़्यादा यानी कि 60-70% आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएँगे। सो पहला क्वेश्चन है स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड। तो स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं? 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस होते हैं, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। उनके एग्ज़ाम्पल के साथ आपको ये कोड करना होगा। डिजिटल ब्लॉक डायग्राम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा 10 नंबर का या 7 नंबर का, जैसा भी आपका मैक्सिमम मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें से ये ज़रूर शामिल होगा। इसको ज़रूर तैयार करें। स्टोरेज यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सब इसमें आते हैं और हर यूनिट के बारे में 4-5 लाइनें लिखकर कम से कम 2 पेज का आंसर इसका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 5th यूनिट से आता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए 4 फंक्शंस हैं, मैलोक, कैलोक, रीएलोक एलोकेशन के लिए और फ्री फ्री कर देने के लिए। तो बस इनके आपको हेडिंग देख लेनी है और एक एग्जाम्पल देख लीजिए जिसमें मैलोक कैलोक यूज हो रहा हो, बस खत्म। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक। और ये इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर टाइप की हैं। मैलोक, कैलोक और रियोलोक तीनों ही वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं। फ्री फंक्शन उसको फ्री करा देता है जो भी ब्लॉक एलोकेटेड होता है। फिर मैलोक और कैलोक का डिफरेंस भी अगर आप तैयार कर लें तो और अच्छा है, इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। सो उस डिफरेंस को तैयार करने से आपको ये दोनों फंक्शंस भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और रीएलोक में एक ही चीज होती है, रीएलोकेशन माने दोबारा से एलोकेशन। यानी अगर मैलोक और कैलोक से पहले से हमने कोई ब्लॉक इशू कराया है और हमें उसका साइज बढ़ाना है तो उसको ये रीसाइज करने के लिए होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग हर बार आ रहा है। और ये भी 7 नंबर या 10 नंबर में ही आएगा। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 10 का आएगा और अगर 70 का होगा तो 7 का आएगा, वो उस पर है। जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे ये उनके उन क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये कोई 2 नंबर 5 नंबर वाले नहीं है, उसके लिए तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने नीचे दे रखे हैं। तो फिर आते हैं फाइल ओपनिंग मोड्स, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, R प्लस, W प्लस, A प्लस, ठीक। फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑपरेटर का, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी और अरिथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट और सबसे लास्ट में हमारा मिसलेनियस जिसमें साइज ऑफ ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, ये सब आ जाता है। देन ऑपरेटर्स के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बिटवाइज ऑपरेटर और उसके अलावा पूछा गया है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक। तो इस तरह से इसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देन थ्योरी के 3 क्वेश्चंस जो ये सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रीजन क्या है, इस पर मेरा वीडियो है, बहुत अच्छे से तैयार करिए। डेटा टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, कल तक मैं इसका एक वीडियो डाल दूंगा, उसको तैयार करिए। और ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इसको शायद मैं आज ही डाल पाऊंगा अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो ये भी कल तक डल जाएगा, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, हर बार पूछे जाते हैं, हर बार एवरी टाइम जब भी सेमेस्टर का एग्जाम पेपर बनता है, आपका इंटरनल प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या एक्सटर्नल एंड सेमेस्टर एग्जाम हो या कैरी ओवर एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सब में आते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फेजेस ऑफ कंपाइलेशन, इसके अंदर प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर और लोडर के बारे में 2-2 लाइनें सिर्फ तैयार करनी है। कौन क्या चीज बनाता है और क्या इसमें इनपुट आता है और क्या वो आउटपुट देता है। जैसे प्री प्रोसेसर है तो ये सी प्रोग्राम इनपुट में आता है, आउटपुट में भी एक्सपेंडेड सी प्रोग्राम क्रिएट करता है, ठीक। इसी तरह से हमारे पास फिर आता है कंपाइलर, ये असेंबली कोड में जनरेट करेगा, असेंबलर ये तो ये इस कंपाइलर में लिंकर लिंक करेगा, लोडर लोड करेगा, राइट। ये सब भी डेफिनेशंस पढ़नी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, जो कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स पर बेस्ड है। बहुत आसान फंक्शंस का प्रोग्राम है, तैयार करें, हर बार आने वाला क्वेश्चन है, श्योर। देन फंक्शंस के टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन 2 ही तरह के होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हैं डिफरेंसेस, ये हमने यहाँ पर 8 डिफरेंसेस रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे डिफरेंस तैयार करने से आपको इन के अंदर के कंसेप्ट भी पता चलेंगे और वो क्वेश्चन भी प्रिपेयर होंगे। अगर डिफरेंस नहीं पूछा और उसने पूछ दिया व्हाट इज इंटरप्रेटर, तो जब आपने डिफरेंस तैयार किया होगा तो आपने ये दोनों पढ़े होंगे, तभी कंपेयर कर पाए होंगे।
तो कंपाइलर इंटरप्रेटर के डिफरेंसेस को प्रिपेयर करें। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। कंपाइलर को ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। इंटरप्रेटर को रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक, कंपाइलर को मेमोरी स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये कई तरह की फाइल्स क्रिएट करके रखता है। इंटरप्रेटर को कम ज़रूरत है। कंपाइलर का एग्जाम्पल हो गया सी और C++ और इंटरप्रेटर का एग्जाम्पल हो गया पाइथन और जावास्क्रिप्ट, रूबी, इस तरह की लैंग्वेजेस। ठीक, देन स्विच केस और एल्स इफ लैडर के बीच में क्या डिफरेंस है? सो स्विच केस एक तरह का लिमिटेड टास्क परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें हम केवल क्या करते हैं, कंपैरिजन इक्वालिटी वाला करते हैं। जो केस मैच करता है वो एक्सप्रेशन इवेलुएट होने पर वो एग्जीक्यूट करता है। जबकि एल्स इफ लैडर में हम और भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, जो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू सब चल जाता है। इसमें भी केस बाय केस चलता है, इसमें भी कंडीशन बाय कंडीशन चलता है। ठीक, तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं लेकिन डिफरेंस भी है। स्विच केस रिलेटिवली फास्टर होगा, एल्स इफ लैडर थोड़ा स्लो होगी, लेकिन एल्स इफ लैडर ज्यादा तरह के लॉजिक्स पर अप्लाइड होती है, स्विच केस कम लॉजिक्स पर अप्लाई होता है। ठीक, देन प्री टेस्ट यानी फॉर या व्हाइल में से कोई भी एक लूप ले सकते हैं और पोस्ट टेस्ट यानी केवल डू व्हाइल लूप। इनमें डिफरेंस क्या है? देन स्ट्रक्चर और यूनियन में मेरी बहुत अच्छी वीडियो बनी रखी है, मेरे चैनल से इसको जरूर देखिए। 100% आने वाला डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन। देन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड भी एक ही एग्जांपल लीजिए। सपोज आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया, उसी की एल्गोरिथम बनाइए, उसी का फ्लो चार्ट बनाइए और उसी का स्यूडो कोड बनाइए। ठीक, ये मैं आपको बता दूंगा बहुत जल्द, या आप अपने आप से प्रिपेयर करते रहिए तब तक, जब तक मेरा वीडियो बन के आ रहा है। ब्रेक और कंटिन्यू मैंने बना रखा है वीडियो, इसको देखिए। एरे और लिंक लिस्ट का भी बना दूंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, फिर शॉर्ट नोट्स में आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ये जनरली 2 नंबर के, या अगर 10 में पूछे जाएंगे तो 4 या 5 शॉर्ट नोट एक साथ आएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, मैक्रोज, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, रन टाइम एरर, मेमोरी हायरार्की, पॉइंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, सब के बारे में कम से कम 4-4, 5-5 लाइनें आपको आनी चाहिए कि वो 2 नंबर में आए या 3 नंबर में आए। 2 नंबर या 4 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर 10 नंबर के अंदर 4 पूछ दिए तो 2.5 नंबर का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार करना है शॉर्ट नोट्स में भी। अब जरा हम आते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या सी प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्राम तो होंगे ही। थ्योरी पार्ट हमने अभी तक सारा तैयार कर लिया है। 19th क्वेश्चन तक ये पूरी थ्योरी पार्ट थी। अगर आप सिर्फ थ्योरी ही तैयार करके चले जाएंगे तो भी आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर प्रोग्राम भी तैयार कर लिए साथ में तो फिर 60 से 70% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आसान आसान प्रोग्राम्स हैं, उनको तैयार कर लेते हैं। 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट निकालने का प्रोग्राम, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, फिर सम ऑफ डिजिट्स करने का, रिवर्स ऑफ ए नंबर। रिवर्स ऑफ नंबर और कहाँ यूज होगा? पैलिंड्रोम में यूज होगा। प्रोग्राम पे आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हर बार आता है वो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल करेक्ट अच्छे से तैयार करिए, और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं, m क्रॉस n का। और प्रोग्राम कोई आ गया है, मान लिया, जो आपने एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम नहीं किया है, उससे मिलता जुलता आया है, ठीक, तो आपको जो प्रोग्राम आता है अच्छे से, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वही प्रोग्राम लिख दीजिए वहां पर, खाली मत छोड़िए। पार्शियल मार्किंग में लॉजिक गलत होगा तो भी 7 में से वो 3 तो देगा। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो अब तो मामला ही खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम और थ्योरी में और आता है, यानी कि कोई एक करना हो, तो हमेशा अगर प्रोग्राम आता हो तो प्रोग्राम करिए, क्योंकि प्रोग्राम पूरे में पूरे मार्क्स दिलाता है। थ्योरी में कुछ ना कुछ पार्शियल मार्किंग वो कर देता है। यानी कि थ्योरी अगर 7 नंबर क्वेश्चन आपने कितना भी अच्छा लिखा होगा, वो हो सकता है उसमें 6 दे दे, है ना, और अगर कम लिखा होगा तो 4 भी दे सकता है। बट प्रोग्राम में कम ज्यादा नहीं होगा, उसमें पूरे मार्क्स होंगे। फिर कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज, लीप ईयर, और देखिए सर्चिंग सॉर्टिंग में एक एक तैयार करिए, सिर्फ बबल सॉर्ट और लीनियर सर्च। फाइल हैंडलिंग का भी एक प्रोग्राम तैयार करिए, फाइल को एक फाइल के कंटेंट को एक फाइल से उठाकर दूसरी फाइल में कॉपी करने वाला। ठीक, इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपको डाउटफुल लगता हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं उसका तुरंत वीडियो बना करके 1-2 दिन के अंदर आपको भेज दूंगा। थोड़ा सा टाइमली लिखेंगे तो जल्दी हेल्प होगी, आपकी हेल्प जल्दी कर पाऊंगा। फिर मैं कुछ 3 यहाँ पर स्पेशल टिप्स भी दे रहा हूँ, जिससे कि आप उनको फॉलो करें और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। तो पहला स्पेशल टिप क्या है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं
तो पहले वो कॉपी के एंड में दिए हुए रफ एरिया में बनाइए, फिर उसको फेयर करिए। क्योंकि डायरेक्ट फेयर जगह पर लिखने से हमें कुछ डाउट होता है कि फॉर लूप में लेस देन एन था या ग्रेटर देन एन था, हम लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन करते रहते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, ओवर राइटिंग हो जाती है। तो वो इवेल्युएटर को समझ नहीं आता है, वो काट देता है और 0 दे देता है। तो इससे बचने के लिए हम पहले रफ पे बनाएं। प्रोग्राम के साथ साथ आप डायग्राम पर भी ये चीज कर सकते हैं। अगर डायग्राम में आपको डाउट है तो पहले डायग्राम को रफ पे बनाइए, फिर फेयर बनाइए। ठीक। दूसरी चीज, हर एक नया क्वेश्चन का आंसर नए पेज पर लिखिए। तीसरी चीज, हर क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले, है ना, उसके जो क्वेश्चन नंबर है उसको क्लियर लिखें। अगर आपने सपोज 5th क्वेश्चन का सी पार्ट आपको आता है, आपने उसको सॉल्व करना है, तो आंसर लिखने के साथ वहां पूरा लिखिए। क्वेश्चन 5 का सी, सिर्फ सी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है ना, Q5C। अगर मान लिया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 5C के बाद आता है सेकंड का डी, तो आप सिर्फ डी मत लिखिए, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा इवेल्युएटर कि ये डी किस क्वेश्चन का है, पहले का है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, किसका। तो आप पूरा लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी। तो इस तरह से आपको ये प्रिपरेशन करनी है और इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अभी टाइम है, जिससे कि आपका कैरी ओवर पेपर निकल जाए। या फिर अगर आप फ्रेश एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो पहली बार में ही बहुत अच्छे मार्क्स आए। राइट, बेस्ट ऑफ लक।